पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिरुद्ध और वनराज मिलकर कपिस को हराने और ज्वेलरी मार्केट को कैप्चर करने के बारे में प्लान करते हैं। जब आहान और दिशा के घर पर पहुंचते हैं तब दिशा बाहर घूमने जाना चाहती है पर आहान मना कर देता है। यहाँ पर आहान दिशा के भाई विद्युत से मिलता है। अगले दिन दिशा आहान को कॉल करके ऑफिस बुलाती है। वो उसे एक कंपनी के बारे में बताती है जिसकी वजह से यह सब हो रहा था। दिशा को लगता है कि यह सब शायद कपिस कर रहा था। आहान कपिस से बात करने के बारे में सोचता है। दिशा को परेशान देखकर आहान ने कहा, मैं कपिस से बात करता हूँ और पता करता हूँ कि ये चल क्या रहा है। भले ही इसमें उसका हाथ ना हो पर उसे कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। मुंबई में उसकी बहुत चलती है तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता करके बता देगा। दिशा इस मामले में कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि इस वक्त आहान उसके साथ था। वो जानती थी कि आहान इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेगा। इसके बाद आहान ने कपिस को कॉल किया। जैसे ही उसने उसका कॉल उठाया उसने कहा, व्हाट्सअप ब्रो, क्या हाल है तुम्हारे? आहान ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कैसे कॉल किया? कपिस की ये बात सुन आहान ने कहा, मैं अब तक मुंबई में हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो उसके लिए टाइम है तुम्हारे पास? आहान उससे ऐसे बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कपिस को कोई शक हो। वो चाहता था कि उसे लगे कि बस वो एक दोस्त के नाते मिलने बुला रहा है। कपिस ने कहा, अरे बिल्कुल वक्त है, मैं तुम्हें एक जगह मैसेज करता हूँ, हम वहाँ मिलते हैं। यह मेरी फेवरेट जगह है और यहाँ का चिकन टिक्का मसाला खाकर तुम पागल हो जाओगे। आहान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे पागल मत करना प्लीज, मैं तुम्हें आज शाम को मिलता हूँ। इतना कहने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शाम को जब आहान कपिस की बताई हुई जगह पर पहुँचता है तब वहाँ पर बहुत भीड़ थी पर आहान को फिक्र करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि कपिस ने सीट रिजर्व कराई होगी और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो वो अपनी पावर की दम पर सीट ले ही लेगा। जब आहान वहाँ पहुँचा तब कुछ लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा, क्या आप आहान रायजादा हैं? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। उस आदमी ने कहा, हेलो सर, कपिस सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। जब कुछ लोगों ने आहान को तुरंत अंदर जाते हुए देखा तब उनका मुंह बन गया। वो लोग वहां पर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे पर आहान को आते ही अंदर जाने का मौका मिल गया था पर कोई भी वहां तमाशा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप इंतजार करने लगे। जब वो अंदर पहुंचा तब कपिस अंदर उसका इंतजार कर रहा था। उसके साथ एक लड़की भी थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसे देखकर किसी को भी लव एट फर्स्ट साइड हो सकता था। पर फिर वो जान गया कि अगर वो कपिस के साथ आई थी तो वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। आहान अपनी कोई गलत इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने नजरें फेर ली। तब कपिस ने आहान को आते हुए देखा। तब उसने कहा, कितने ढीले हो तुम, जल्दी आ रहे हो या फिर मैं अकेले खाना शुरू करूं? आहान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वो जानता था कि पिछली बार जो उनके बीच हुआ था उसके बाद दोनों के रिश्ते में कोई खास बदलाव नहीं आया था। उसने कहा, अगर तुम अकेले खाना है तो कोई बात नहीं, खा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कपिस ने कहा, अभी तो बोल रहे हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता पर अगर मैंने ऐसा किया ना तो तुम मुंह फुलाकर यहाँ से चले जाओगे। बात करते करते ही आहान टेबल के पास पहुँच गया। जब वो अपनी चेयर पर बैठा तब कपिस ने उससे कहा, इसका नाम रिया है, तुम यह समझ सकते हो कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बार इसका भी मेरे साथ आने का मन किया इसलिए इसे ले आया। आई होप यू डोंट माइंड ना नो, और अगर माइंड करते हो तो मैं इसे वापस भेज सकता हूँ। आहान ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसने रिया की तरफ देखा और कहा, आप मुझे आहान बुला सकती हैं। रिया ने स्माइल की और कहा, हेलो आहान। इसके बाद आहान ने कपिस से कहा, तुम बहुत लकी हो, इतनी सुंदर लड़की ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में है पर फिर भी तुम यहाँ वहाँ मुंह मारते हो। कपिस ने कहा, तुम जानते हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? आहान ने कहा, हाँ जानता हूँ, वैसे उसके पास बहुत पैसा है ना। आहान ने ये बात ऐसे बोली थी जैसे वो उसे जज कर रहा था पर दोनों का रिश्ता ही ऐसा था इसलिए वो ऐसा कर सकता था। रिया ने स्माइल की और कहा, नहीं आहान, कपिस नहीं बल्कि मैं इनके पीछे पड़ी हूँ। इन्हें लगता है कि मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ इसलिए ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। दोनों मिलकर कपिस को क्वेश्चन कर रहे थे। कपिस ने कहा, आहान तुम क्यों मेरी बैंड बजाना चाहते हो? तुम जब पता है इसलिए ऐसे बोल रहे हो।
कपिस जानता था कि आहान उसकी पत्नी के बारे में बात कर रहा था जो एक अमीर परिवार से थी। आहान ने रिया का चेहरा देखा और वो समझ गया था कि रिया भी ये सब जानती थी। उसका वहां होना भी कोई सिंपल बात नहीं थी। अगर वो रिया को वहां लाया था इसका मतलब ये था कि वो आहान के सामने रिया की पोजीशन जानता था, जताना चाहता था। इसके बाद उन लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया। ज्यादातर बात आहान और कपिस ही कर रहे थे। वो कोई सीरियस नहीं बल्कि बहुत नॉर्मल रिलैक्सिंग कन्वर्सेशन कर रहे थे। इसके बाद खाना भी सर्व हो गया था। जिस डिश का उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार था वो टेबल पर लगी हुई थी। उसे देखकर कपिस खुश हो गया और उसने कहा, आहान, इस डिश का मैं कब से इंतजार कर रहा था। ये इतनी टेस्टी है कि मैंने शेफ से मेरे साथ चलने के लिए कहा था पर उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मुझे ये खाने यहाँ आके खाना पड़ता है। इसके बाद तीनों अपना डिनर एंजॉय करने लगे। जब आहान चिकन टिक्का मसाला का बाइट लिया तब कपिस ने पूछा, कैसा है? आहान ने कहा, बहुत अच्छा है। अगली बार जब मुझे खाना होगा तब मैं तुम्हें दोबारा जरूर परेशान करूंगा। कपिस ने कहा, मोस्ट वेलकम। इसके बाद आहान बिल्कुल शांत हो गया। कपिस समझ गया था कि वो कुछ सीरियस बात करना चाहता था। उसने रिया से कहा, मैं और आहान वॉक पर जा रहे हैं। अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुको, वरना वापस चली जाओ। मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकले और एक समंदर के किनारे आ गए। वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी और दोनों चुपचाप वॉक कर रहे थे। कुछ देर के बाद आहान ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि कोई ज्वेलरी मार्केट में क्या कर रहा है? आहान ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता था। कपिस मुंबई का बिजनेस किंग था और उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो सब बातों के बारे में अच्छे से जानता था। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, कोई मेरे साथ भिड़ना चाहता है, शायद इसलिए उसने मार्केट में बहुत इन्वेस्ट किया है। पर इसमें तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारा यहाँ बिजनेस से क्या लेना देना है? आहान ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, पर अब है। कुछ वक्त पहले मैंने 3 गोल्ड माइंस ली थी। मैं उससे ज्वेलरी बनाकर बेचना चाहता था, इसलिए मैं मुंबई आया था, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। 3 गोल्ड माइंस सुनकर कपिस की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, क्या 3 गोल्ड माइंस? यह लॉटरी कहाँ से लगी? आहान ने कहा, लॉटरी नहीं लगी, उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। कपिस ने कहा, 3 गोल्ड माइंस के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी? अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे मुंबई में माइंस का एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। कपिस को आहान की बात पर भरोसा नहीं था। आहान इस वक्त कपिस से बहस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चल सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे सही बताना होगा कि ये सब चल क्या रहा है। कपिस ने कहा, रहने दो, मुझे कहीं नहीं चलना है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है और वहां पर कोई माइंस भी नहीं होगी। और जहां तक बात अभी की सिचुएशन की है तो उसे भूल जाओ। इस वक्त हार मान लेना ही बेहतर है। आहान ने कहा, बिना लड़े हार मान लूं? मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। कपिस ने कहा, तुम रहने दो, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। एक बार मैं इस मार्केट में एंटर कर जाऊं फिर मैं सबका बदला ले लूंगा। आहान ने कहा, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट नहीं है, पर ये मामला मेरा है, इसलिए इसे मैं हैंडल करना चाहता हूँ। कपिस ने उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया कि आहान इस बात को लेकर बहुत सीरियस था, पर उसे अजीब भी लग रहा था क्योंकि पहले आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो एक बार हार मान भी लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत सोचने के बाद कपिस ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो, पर अगर तुम उनसे फाइट करोगे तो ये टाइम वेस्ट ही होगा। वो ये सब मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं। आहान भी जानता था कि वो इस मामले को लेकर इतना सीरियस क्यों था। पहले सारे फैसले सनाया लेती थी और अब वो बस इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। आहान ने आगे कहा, ये सब मेरे लिए, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानता हूँ। उसे मायूस देखकर आहान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, बस तुम्हें मांगने की देर है। मैं तुम्हारी मदद करने पहुँच जाऊँगा। आहान ने आगे कहा, पर जो भी रीजन है हमें पता लगाना पड़ेगा।
तुम फंसो उससे पहले मैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। कपिस ने कहा, अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं हरा सकता हूँ। ये लोग सोच रहे हैं कि ये मुझसे लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आहान के ये कहने के बाद दोनों के आगे कोई बात नहीं हुई। तभी आहान को वहां पर 2 लोग दिखाई दिए। उसमें एक रीवा थी जिसे आहान पहचानता था। रीवा ने भी आहान को देखा और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो किसी लड़के के साथ थी। उसे डर था कि कहीं उसका नया बॉयफ्रेंड उसे गलत ना समझ ले। कपिस को इन सब से कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद उसने कहा, किसी को भेज देता हूँ, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो इस मैटर को शायद अच्छे से डील कर सके। आहान ने कहा, ये सही रहेगा, मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं। कपिस ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, एक बार मैं उन्हें हरा दूं फिर तुम्हारा भी हिसाब कर दूंगा। क्या आहान और कपिस अपने प्लान में सक्सेसफुल होंगे? बात करने के बाद जब दोनों को लगा कि रिया वहां से चली गई होगी, पर ऐसा नहीं था। वो वहां पर कपिस का इंतजार कर रही थी। ये देखकर वो हैरान हो गया था और साथ ही ये समझ गया था कि कपिस आसानी से रिया से पीछा नहीं छुड़वा पाएगा। आहान रिया से बहुत इम्प्रेस था, पर वो ऐसी लड़कियों से दूर रहना पसंद करता था। वो कब क्या सोचती थी और क्या चाहती थी ये कोई नहीं जान सकता था। जब आहान ने देखा कि रिया कपिस को सपोर्ट करके उसे रेस्टोरेंट के बाहर लेकर जा रही है, तब वो भी वहां से चला गया। उसके जाते हुए से रीवा और उसका बॉयफ्रेंड नजर आए। रीवा बिल्कुल उसके सामने थी, इसलिए आहान ने उसे देखकर स्माइल किया। ये देखकर रीवा हड़बड़ा गई, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने भी स्माइल कर दिया। जैसे ही रीवा ने स्माइल किया, उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा, क्या तुम उसे जानती हो? रीवा ने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बस इससे 2 बार मिली हूँ। हालांकि जो रीवा ने कहा था वो सच था, पर जिस तरह से उसने ये बात बोली थी वो आहान को बहुत अजीब लग रहा था। रीवा यह बात खुश होकर या कॉन्फिडेंटली भी कह सकती थी, पर उसने इस बात को थोड़ा हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए कहा था। जब रीवा के बॉयफ्रेंड ने ये बात सुनी तो उसे अचानक से गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे लड़कों से दूर रहा करो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? ये सुनकर आहान को और अजीब लगने लगा। उससे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। वो उसे सिर्फ एक दोस्त के नाते जानती थी, पर आहान इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि रीवा ने अपनी गलती मान ली थी। जब उसे उसके बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो फिर आहान उन दोनों के बीच में बोलने वाला कौन था? पर उसने बात को संभालने के लिए कहा, इससे बस 2 बार कोइंसिडेंटली मिली हूँ, हमने मिलने का प्लान नहीं किया था। आहान को लगा था कि ये बात सुनकर रीवा का बॉयफ्रेंड शांत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे और गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने तुमसे बात की, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? आहान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? आहान उससे जितना शांति से बात कर रहा था उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। आहान को भी गुस्सा आ रहा था, पर रीवा की वजह से शांति बनाए हुए था। अगर रीवा वहां नहीं होती तो वो अब तक उस पर अटैक कर चुका होता। पर रीवा का बॉयफ्रेंड आहान का पेशेंस चेक कर रहा था। उसने कहा, मैं कैसी भी बात करूं, तुम क्या कर सकते हो? मैं यहाँ बहुत लोगों को जानता हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। यह सुनकर रीवा पैनिक करने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के कैरेक्टर अच्छे से जानती थी और वो नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। आहान ने उसकी मदद की थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि आहान को कोई नुकसान पहुंचे। उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा और कहा, जाने दो ना, वैसे भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसने रीवा से कहा, अपना हाथ छुड़वाया और कहा, अब मुझे इससे प्रॉब्लम है, मुझे इसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। आज तक किसी ने में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे इस तरह बात करे। अब आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत देर से इस लड़के से आराम से बात कर रहा था, पर वो बिना बात के उससे प्रोवोक कर रहा था। अब उसका सारा पेशेंस खत्म हो गया था और उसने उस लड़के के पेट पर जोर से लात मारी। वो एक किक इतनी तेज थी कि वो लड़का उड़ता हुआ कुछ मीटर दूर चला गया। रीवा बहुत पैनिक करने लगी। उसका बॉयफ्रेंड बेहोश हो चुका था और वो कितनी भी आवाज लगा ले वो आंख नहीं खोल रहा था। रीवा को इतनी पैनिक में देखकर आहान ने कहा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ऐसे लड़कों से इसी तरह से ही डील किया जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ,
मुझे इस जैसे फटीचर से कोई डर नहीं लगता है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आहान की बातें सुनकर उसने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखने लगी। लग रहा था जैसे वो बस रोने वाली थी। ये देखकर आहान भी पैनिक करने लगा। उसने नहीं सोचा था कि रीवा ऐसे रोने वाली होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने कहा तुम। वो अपनी बात बोल ही पाता उससे पहले ही रीवा ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी चीज के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। जब उठेगा तब तुमसे फिर बहस जरूर करेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आहान ने कुछ सोचा और फिर वहाँ से चला गया और बोला, जाते हुए उसने एक बात बोली, तो तुम ऐसे लड़के के साथ क्यों हो? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है। रीवा ने कहा, मुझे भी नहीं पता। आहान समझ गया था कि वो बहुत स्टूपिड लड़की थी जो बस किसी लड़के के साथ रहना चाहती थी। उसे भी नहीं पता था कि वो ऐसे लड़के के साथ क्यों थी। उसने कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी कोई मदद चाहती हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर रीवा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। आहान हेल्पलेस था। उसने रीवा को देखकर और वहाँ से चला गया। वो जानता था कि अभी जो भी हुआ था उसकी वजह से रीवा का बॉयफ्रेंड उस पर नाराज हो सकता है, पर जब वो खुद ही उसकी मदद नहीं चाहती थी तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता था। हाथ पकड़ना या ना पकड़ना सामने वाले का फैसला था। अगली सुबह आसमान में बादल घिरे हुए थे। सुबह सुबह की ही कपिस ने उस इंसान को फॉलो किया जिसके बारे में उसने आहान से बात की थी। कुछ देर बाद आहान का फोन बजने लगा। जैसे ही उसने फोन उठाया, सामने से एक आवाज आई, हेलो, क्या मैं आहान राजदादा से बात कर रही हूँ? आहान ने कहा, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सामने से आवाज आई, हेलो सर, मुझे कपिस सर ने अपना नंबर दिया था। क्या मैं आपसे अभी मिल सकती हूँ? बाहर बहुत अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी। आहान जब उस आदमी से मिलने डिसाइड की हुई जगह पर पहुंचा तब वो वहां पहले से मौजूद था। उसे देखकर आहान हैरान हो गया। वो बहुत स्पेशल था क्योंकि उसकी आंख पर आई बैच लगा हुआ था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। जब वो उस आदमी के पास आया तब उसकी नजर उसकी आंखों पर थी और उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आदमी ने आहान को क्यूरियोसिटी के साथ देखकर कहा, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी आंख खराब हो गई थी। अगर मैं उसे ऐसे ही रखता तो लोगों को डिस्गस्टिंग फील होता, इसलिए मैं आई पैच लगाकर रखता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। आहान ने कहा, ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड। यह आदमी कपिस के कहने पर आया था, इसलिए वो उसे जज नहीं कर सकता था। वो जानता था कि अगर कपिस ने किसी को मदद के लिए भेजा तो फिर वो बहुत टैलेंटेड होगा। इसके बाद आहान ने पूछा, वैसे मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? उस आदमी ने कहा, सॉरी, मैं अपना नाम नहीं बता सकता और मैं अपना नाम भूल ही गया हूँ। मेरा नाम आप वर्धन बुला सकते हैं। नाम जानने के बाद आहान ने पूछा, कपिस ने तुम्हें सारी डिटेल्स बताई हैं? वर्धन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन्होंने मुझे जनरल सिचुएशन के बारे में बताया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपसे कैसे बात करूं। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। आहान ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें बाद में शाह ज्वेलर्स के ऑफिस लेकर चलूंगा और वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कौन हैं। वर्धन ने कहा, मुझे लगा था कि आप मुझसे सीधा यही सवाल करेंगे, इसलिए मैंने पहले से इन्वेस्टिगेशन कर ली है, पर मैं आपको ये सब अच्छे से उनके घर जाकर ही बता सकता हूँ। ये सुनकर आहान थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा कि ऐसे अचानक उनके घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने कहा, ये थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? वर्धन मुस्कुराया और उसने कहा, सामने वाली पार्टी ने पहले ही मूव कर लिया है, उनकी आइडेंटिटी हमें पता चल गई है, पर अगर हम उनके सामने नहीं गए और जीत गए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो किसकी वजह से हारे हैं? वर्धन ने ये बात इतने एरोगेंटली बोली थी कि एक बार को आहान को ऐसा लगा जैसे उसमें कपिस की आत्मा घुस गई थी। दोनों एक जैसे ही थे और अब आहान को समझ आ गया था कि वो इतने वक्त से क्यों साथ थे। आहान ने उसके बारे में सोचा और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। आहान को लगा जैसे वहां पर जाने में और उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं था। इसके बाद दोनों उठे और वहां से उन लोगों से मिलने के लिए निकले जो ज्वेलरी बिजनेस में ये सब कर रहे थे।
वर्धन ने आहान को रास्ता बताया और वो उस रास्ते पर चलने लगा। अब आहान उस पार्टी से मिलने के लिए बहुत क्यूरियस हो गया था। उधर अनिरुद्ध अपने घर में बैठा था और पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। उन्होंने ऑलमोस्ट सारा ज्वेलरी मार्केट कैप्चर कर लिया था। बाकी बची कुची कंपनीज को भी वो जल्द ही कैप्चर करने वाले थे। अनिरुद्ध को अपना तरीका बहुत क्रूअल लग रहा था, पर उसके हिसाब से बिजनेस फील्ड भी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थी। अगर वो यह सब नहीं करता तो वो कभी जीत नहीं पाता। जब वो इन सब के बारे में सोच रहा था तब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और कोई अंदर आया था। उसे देखकर अनिरुद्ध बहुत खुश हो गया और उसने कहा, चित्रेश तुम आ गए। चित्रेश एक यंग लड़का था जिसकी उम्र 30 साल से कम होगी। उसकी एज के कॉन्ट्रैक्ट्स में वो बहुत शांत स्वभाव का था। उसने कभी भी कोई गलती नहीं की थी और अनिरुद्ध को उस पर बहुत यकीन था। वो उस फैमिली का चहेता था और सब उससे बहुत प्यार करते थे। चित्रेश ने कहा, पापा आपने मुझे बुलाया? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने सुना है कि तुम कहीं जाने वाले हो। हाँ मैं यूरोप जाने वाला हूँ। मुझे आपको इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था। उसका जवाब सुन अनिरुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम कहाँ जाते हो ये मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, पर अब जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम जानते ही होगे कि ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं जानता हूँ, ये मैटर कपिस से रिलेटेड है। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हाँ पर ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाओ। अनिरुद्ध ने ये बात बहुत सीरियसली बोली थी, इसलिए चित्रेश भी सीरियसली हो गया था। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अनिरुद्ध को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब वो किसी से बात कर रहा था तब उसे डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं था। पर फिर उसने सोचा कि जरूर काम होगा, इसलिए उसने उसे अंदर बुला लिया। एक सर्वेंट दरवाजे पर खड़ा था। अनिरुद्ध ने कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो। उस सर्वेंट ने कहा, वर्धन जी आए हैं, उनके साथ और कोई भी है। हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। जब आहान और अनिरुद्ध आमने सामने होंगे तो क्या होगा? उस सर्वेंट ने कहा, वर्धन जी आए हैं और उनके साथ भी कोई है। हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वर्धन का नाम सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो गया और वो अपने आप से ही कह रहा था, वर्धन आया है? वो तो कपिस के साथ काम करता है। वो यहाँ क्यों आया है? क्या उन्हें ज्वेलरी मार्केट में एंटर करने का फैसला किया है? अनिरुद्ध अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसने पूछा, क्या उन्होंने बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं? सर्वेंट ने कहा, उन्होंने बस इतना ही बुलाया कि वो आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो मुंबई में हैं और आपसे ना मिले तो फिर उन्हें यहाँ की फाइनेंशियल इकोनॉमिक के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये बात सुनकर अनिरुद्ध बहुत खुश हो गया था। वो इसे तारीफ के तौर पर ले रहा था और तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं होगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद उसने चित्रेश को देखा और कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। वो दोनों शायद तुम्हारे जितने ही होंगे, इसलिए तुम बेहतर समझ सकोगे कि वो क्या सोच रहे हैं। चित्रेश ने कुछ नहीं कहा और बस सहमति में अपना सिर हिला दिया। जब वो सर्वेंट आहान और वर्धन को रूम में लाया तब आहान घर का इंटीरियर देखकर हैरान हो गया था। वहाँ पर बहुत एंटिक शोपीस रखे हुए थे। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना स्टेट शो ऑफ कर रहे थे। जब वो दोनों बैठ गए और सर्वेंट वहाँ से चला गया तो वर्धन ने आहान से कहा, मैंने काफी इन्वेस्टिगेशन की है। तब मुझे पता चला कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी वजह से ही हो रहा है। वो यहाँ की बहुत रिच फैमिली है और 10 साल से यहाँ पर अपना दबदबा बनाए हुए है। उन्होंने यहाँ पर बहुत लोगों को खाया है, तब वो जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जब वर्धन यह बातें बोल रहा था तभी अनिरुद्ध और चित्रेश भी वहाँ आ गए थे। उन्हें लगा कि उन दोनों ने सारी बातें सुन ली होंगी, पर अनिरुद्ध जिस तरह से स्माइल करते हुए आ रहा था उसने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। आहान ने उसे देखा और उसे जज करने लगा। उसने देखा कि जिस तरह अनिरुद्ध स्माइल कर रहा था साफ पता चल रहा था कि वो बहुत चंट था। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आ जाओगे।
और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप सच में मुझसे मिलने आए हो या फिर कपिस ने आपको यहाँ भेजा है। वर्धन ने भी स्माइल किया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ खुद आया हूँ। आहान सर पहली बार मुंबई आए हैं और वो आपसे मिले तो कैसे चलेगा, और अगर वो आपसे ना मिले तो कैसे चलेगा। अगर उन्हें आगे मुंबई में बिजनेस करना होगा तो उनके लिए आसानी होगी। जब वर्धन ने आहान को उससे इंट्रोड्यूस किया तब अनिरुद्ध आहान की तरफ देखने लगा। वो एक ही बार में आहान को पहचान गया था और उसने कहा, आहान रायजादा। आहान भी हैरान हो गया था कि वो इतनी आसानी से उसे कैसे पहचान गया। उसने भी कहा, जी मैं पहली बार मुंबई आया हूँ तो आपसे मिलना चाहता था। आई होप मेरे यहाँ आने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे आपके यहाँ आने से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए। सब जानते हैं कि यहाँ रायजादा कितना बड़ा नाम है। अगर मुझे पहले पता होता कि आप यहाँ आ रहे हैं तो फिर मैं आपके लिए वेलकम के लिए तैयारी करता, पर आप तो अचानक आ गए। पर अब आप आ ही गए हैं तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप खाना यहीं पर खाकर जाएं। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसे नहीं लगा था कि अनिरुद्ध उसका ऐसे वेलकम करेगा। उसके हिसाब से वो दोनों दुश्मन थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से कैसे डील करे। तब तक वर्धन ने कहा, आप आहान सर को जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आप दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात खाने की है तो मुझे नहीं लगता कि हमें मना करने की जरूरत है। आहान ने वर्धन की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर जब वर्धन ने बोल दिया था तो आहान के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, यहीं पर खाना खा लेते हैं। खाने में अभी टाइम था इसलिए वो लोग आपस में बात करने बैठ गए। पर अब तक उन्होंने ज्वेलरी बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे आहान बस उससे मिलने आया था। वो बस मुंबई के बारे में और यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। टाइम बहुत जल्दी गुजर गया और अनिरुद्ध के शेफ ने एक बहुत लेविश और लग्जरी और अच्छा खाना प्रिपेयर कर लिया। खाना तैयार था इसलिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पूरी टेबल पर खाना लगा हुआ था जो बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा था। वर्धन भी बैठ गया और इतना सारा खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। उसने सबसे पहले अपना स्पून उठाया। आहान को उसका ये जेस्चर बहुत अजीब लगा पर उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध ने कहा, खाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि मेरे शेफ ने कैसा खाना बनाया है। सब लोग खाना खा रहे थे और साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे। ये वाइन बहुत पुरानी थी और एक लिमिटेड एडिशन थी। आहान समझ गया था कि अनिरुद्ध हर तरह से बस शो ऑफ कर रहा था, पर आहान और वर्धन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वर्धन ने तो अपना वाइन गिलास के लिए ले लिया था और साथ ही वो खाना भी एंजॉय कर रहा था। उसने यहाँ खाना खाने के लिए शायद सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि उसे अच्छा खाना खाना था। वो बहुत इगरली खाना खा रहा था जबकि आहान बहुत रिजर्व था। वो धीरे धीरे खाना खा रहा था। कुछ ही देर में वर्धन को थोड़ा नशा होने लगा था पर फिर भी उसके दिमाग में बातें बहुत क्लियर थी। उसने कहा, अनिरुद्ध सर, आहान सर यहाँ आपके साथ बस खाना खाने नहीं आए हैं। अनिरुद्ध भी यह सुनकर हैरान हो गया था। उसने कहा, तो फिर आप क्या हमसे डील करने के लिए कपिस की मदद करना चाहते हैं? ये बात अनिरुद्ध ने बहुत सीरियसली बोली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान और वर्धन को वार्न कर रहा था। आहान को भी बहुत अजीब लगा क्योंकि अब तक जो माहौल इतना अच्छा और खुशनुमा था अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पार्टीज आपस में लड़ने के लिए तैयार थीं। पर आहान को अपनी बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वो यहाँ पर बात करने ही आया था पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी तरफ से वर्धन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, तो फिर क्या आप सच में सिर्फ मुझसे मिलने ही आए हो? अगर ऐसा है तो फिर मुझे खाना खाने में ज्यादा मजा आएगा। पर वर्धन ने कहा, नहीं, आप अभी भी सही नहीं हैं। अनिरुद्ध को लगा रहा था कि वर्धन सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वो वर्धन को घूर रहा था जैसे उसे कह रहा हो कि उसे जो बात करनी है साफ साफ करे। वर्धन ने ऐसा दिखाया कि उसका चेहरा देखा ही नहीं और कहा, आहान सर, यहाँ आप इसलिए आए हैं क्योंकि
आपकी वजह से उनका बिजनेस खराब हो गया है। यह यहाँ पर जवाब जानने आए हैं। क्या आपके पास इनके सवाल का कोई जवाब है? अनिरुद्ध हैरान हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। उसने कंफर्म करने के लिए आहान की तरफ देखा। आहान के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा था कि वर्धन सच बोल रहा था। उसने कहा, मुंबई में मेरी एक फ्रेंड की कंपनी सनाया ज्वेलर्स है। उनका सारा ऑर्डर तैयार था, पर आपकी वजह से सब रिफंड कर दिया गया। जब हमने पता किया तो पता चला कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करने आया हूँ, क्या आप मुझे एक्सप्लेन दे सकते हैं? आहान की ये बात बोलने के बाद अनिरुद्ध ने उसे बहुत ध्यान से देखा। वो देखना चाहता था कि आहान मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। आहान बहुत सीरियस था। उसकी हर बात सच थी और वो अनिरुद्ध से जवाब लेने ही आया था। अनिरुद्ध जानता था कि आहान का पूरे देश में बहुत नाम था, तो उसकी पहुंच बहुत ऊपर थी। उसके पास कितने एसेट्स थे इसका ठीक वैल्यूएशन तो किसी के पास भी नहीं था, पर सबको यह जरूर पता था कि उसके पास बहुत पैसा है। अनिरुद्ध आहान के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता था। वो जानता था कि वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अनिरुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी से बात करता हूँ और इस मामले को रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे। ये सुनते ही आहान की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि अभी वहाँ जो हुआ था उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। सब कुछ उसकी सोच से बहुत अलग हुआ था। वो दोनों वहाँ पर अनिरुद्ध का बैकग्राउंड देखने आए थे। उन्हें लगा कि वहाँ पर कोई तमाशा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनके सामने बैठे अनिरुद्ध ने तुरंत हार मान ली थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने वर्धन की तरफ देखा, पर वर्धन तो खुद बड़ी बड़ी आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देख रहा था। उसके पास आहान के लिए कोई हिंट नहीं थी। आहान ने कुछ पल सोचा और उसका यहाँ आने का मेन पर्पस तो पूरा हो ही गया था। वो चाहता था कि सनाया ज्वेलरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ऐसा हो गया था। अब सबको कपिस के साथ फाइट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कुछ सोचा और कहा, आप बहुत सीधी बात करते हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ। ये वाइन का गिलास खाली करने के बाद मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ था। ये कन्वर्सेशन भी वाइन के साथ खत्म हो जाएगी। इतना बोलने के बाद उसने अपना वाइन गिलास खत्म कर दिया। खाना खाने के बाद वो लोग वापस वहाँ से जाने लगे। वहाँ से निकलने के बाद आहान ने वर्धन से पूछा, कुछ कहना है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग ऐसे हार मान लेंगे? वर्धन चुप रहा। आहान ने फिर से पूछा, तो क्या कपिस भी जानता था कि ऐसा ही होगा? वर्धन ने कहा, नहीं, मैं अनिरुद्ध के बारे में जानता था। मुझे पता था कि वो आपके सामने कभी नहीं आएगा, इसलिए हमने ये तरीका यूज किया। इससे हमारा एफर्ट्स और टाइम दोनों बच गए। आहान ने कहा, इस बात को जाने दो। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। आहान ने दिशा को फॉलो किया। इस वक्त आहान ने दिशा को कॉल किया। इस वक्त काफी रात हो चुकी थी, पर दिशा जाग रही थी, इसलिए उसने अपना फोन उठाया और कहा, हेलो। आहान ने कहा, क्या आपके पास अभी टाइम है? क्या हम मिल सकते हैं? ये सुनकर दिशा हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान रात को उसे क्यों मिलना चाहता है। दिशा के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वो आहान से मिलने के लिए घबरा रही थी। क्या वो आहान से मिलने जाएगी? वर्धन से अलग होने के बाद आहान दिशा को कॉल करता है। यहाँ दिशा अपने ही ख्यालों में बहुत देर तक खोई रहती है और जवाब नहीं देती है। तब आहान ने फिर से कहा, दिशा क्या सोच रही हो आप? अब उसने पैनिक होकर कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आहान को ये सवाल बहुत अटपटा लगा। उसने कहा, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दिशा और ज्यादा पैनिक करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। दिशा ने सोचा, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगे। ये बात तो वो फोन पर भी बोल सकते थे, पर शायद फोन पर बोलने लायक बात ना हो। दिशा के मन में इस वक्त बहुत सारे सवालों का सैलाब था। जब उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, तब आहान ने कहा, दिशा, हम कल भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पर तभी अचानक से दिशा ने कहा, नहीं, हम अभी बात कर सकते हैं। दिशा नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों बोला था, पर अब उसने ऐसा बोल दिया था तो आहान ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर के नीचे आता हूँ, आप आ जाइए। ये सुन दिशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, आप नीचे आ रहे हैं? आहान ने कहा, हाँ, मैं यह बात मिलकर करना चाहता हूँ।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलने के बाद दिशा ने फोन रख दिया। वो इतनी कंफ्यूज थी और उसके मन में इतने सवाल थे कि अगर वो ज्यादा देर बात करती तो आहन को पता चल जाता कि उसके मन में क्या चल रहा था। आहन पहले यह बात दिशा को फोन पर ही बताने वाला था, पर फिर तब उसने सोचा कि यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो उसने उसे फेस टू फेस बताने का फैसला किया। आखिर इतनी बड़ी बात शेयर करने के लिए उसके पास दिशा ही थी। साथ ही वो यह भी जानता था कि दिशा अकेली रहती थी, इसलिए उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती थी। दिशा घर पर अकेली थी, इसलिए वो बहुत कैजुअली बैठी थी। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था। उसके बाल भी मुड़े जूते में बंधे हुए थे। दिशा ने सोचा कि वो ऐसे आहन के सामने नहीं जा सकती, इसलिए उसने सबसे पहले कपड़े चेंज किए और थोड़े फॉर्मल कपड़े पहने। इसके बाद उसने अपने बाल बनाए और हल्का सा मेकअप किया। ये सब करके जब वो नीचे पहुंची तब उसने देखा कि आहन पहले से ही आ चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा? आहन ने कहा, नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। दिशा बहुत नर्वस थी। उसने पूछा, आपको क्या बात करनी है? आहन को दिशा का यह बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी नर्वस क्यों है, पर फिर उसने सोचा कि शायद उसे इतना लेट बाहर आने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो इतनी नर्वस है। आहन ने कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज है। दिशा अब नर्वस के साथ कंफ्यूज भी हो गई थी। उसने पूछा, गुड न्यूज? आहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है मैं आज कहाँ गया था? दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि आहन इतना घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा था। यह सब उससे बहुत अलग लग रहा था जैसे उसने सोचा था। उसने अपने मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाए थे, पर आहन उससे यह बात बताने आया था कि वो आज कहाँ गया था। दिशा कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मार्केट में जो हो रहा है उससे रिलेटेड कहीं? आहन खुश हो गया और उसने स्माइल करते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही गैस किया। मैं उससे रिलेटेड ही आपसे मिलने आ गया, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा हो रहा था। मुझे लगा कि हमारे बीच में बहस और ड्रामा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बात मान ली और वो अपनी गलती रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो यह सुनकर इतनी खुश थी कि उसने उछलते हुए पूछा, क्या आपने जो कहा अभी वो सच है? आहन मुस्कुराया और उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं इतना फ्री हूँ कि यह बात बताने के लिए इतनी रात को आपसे मिलने आऊँ? दिशा भी स्माइल करने लगी क्योंकि वो समझ गई थी कि यह सवाल बहुत ज्यादा स्टूपिड था। वो भी और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर आहन को देखकर वो चुप रही और उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैं ऑफिस में सबको यह बात जल्द से जल्द बताना चाहूंगी। वो सब भी जब यह सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आहन दिशा को देख रहा था। वो बहुत खुश थी। बहुत रात हो चुकी थी और उसने दिशा को भी गुड न्यूज दे दी थी, इसलिए उसने कहा, अब मैंने आपको बता दिया है तो मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। यह सुनकर दिशा ने कहा, आहन सर, आप ऊपर चलकर पानी या चाय कुछ लेना चाहेंगे? दिशा नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, पर उसने बिना सोचे समझे आहन को अपने घर पर इनवाइट कर लिया था। आहन के मन में दिशा का जैसा कैरेक्टर था तो उसे नहीं लग रहा था कि वो ऐसी बात कहेगी, पर अब उसने कह दी थी और उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए उसने कहा, ओके लेट्स गो। वैसे भी मेरा कुछ पीने का मन कर रहा है। इस कन्वर्सेशन के बाद दिशा अपना फैसला तुरंत रिग्रेट करने लग गई। उसे लग रहा था कि उसे यह नहीं करना चाहिए था, पर अब वो आगे चल रही थी और आहन उसके पीछे चल रहा था। आहन जानता था कि दिशा का घर कैसा था, इसलिए वो सीधा लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ गया। दिशा ने उससे पूछा, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, जूस? आहन ने पूछा, वाइन होगी? दिशा चौंक गई। आहन ने कहा, आहन, आज हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। दिशा ने सिर हिलाया और अपनी किचन में गई। अगर आहन को वाइन पीनी थी तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने दिमाग के सारे सवालों को शांत कर दिया। उधर आहन दिशा का घर देख रहा था। सब कुछ बहुत साफ सुथरा और क्लीन था। साफ पता लग रहा था कि वहाँ पर कोई
लड़की रहती थी। पूरे घर में एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी। जब दिशा किचन में से वापस आई तो उसने आहान से कहा, बस यही एक बोतल है। आहान ने कहा, चलेगा। इसके बाद दिशा आहान के साथ जाकर बैठ गई। आहान ने गिलास में वाइन डाली और दोनों ड्रिंक करने लगे। दिशा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। यह सच में उसकी फीलिंग्स थी या फिर वाइन का असर था, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़े टिप्सी हो गए तब आहान ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, आप अपना ख्याल रखना। दिशा ने कहा, रात बहुत हो चुकी है और आप थोड़े नशे में भी हैं। आज रात को आप यहाँ रुक सकते हैं। दिशा आज बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और यह देखकर आहान बहुत हैरान था। उसने कहा, आपके पास एक ही रूम है और बेड है। दिशा ने कहा, नो प्रॉब्लम। आहान ने भी सोचा कि अब बहुत रात हो चुकी है, इसलिए एक रात वहाँ रुकने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, ओके। इसके बाद दोनों दिशा के बेडरूम में चले जाते हैं और आहान साइड में रखे सोफे पर सोया था और दिशा बेड पर सो रही थी। जब अगली सुबह दिशा की आंख खुली और वो उठी तब आहान को वहां देखकर वो हैरान हो गई। उसने उसे याद करने की कोशिश की पर वाइन के नशे की वजह से उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आया। पर उसे यह याद था कि उसने ही आहान को वहां पर रुकने के लिए कहा था। आहान सोफे पर बैठा था और उसने दिशा से कहा, कुछ देर और सो जाओ, मैं बस चलता हूँ। दिशा कंबल में अपना मुंह छिपाकर सो गई। वो शर्म से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आहान उसके बारे में क्या सोचेगा। ज्वेलरी का मैटर बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था। आहान का जितना गोल्ड था सब वापस आ गया था और उनका प्रोडक्शन शुरू होकर बिक्री भी शुरू होने लग गई थी। जितनी स्टेबल सप्लाई उतना ही स्टेबल प्रॉफिट हो रहा था। पर जो भी हुआ था वो इतना आसान और सिंपल नहीं था। भले ही अनिरुद्ध ने सनाया ज्वेलरी पर गिव अप कर दिया था पर उसका प्लान कभी वो था ही नहीं। वो तो बस कपिस का इस मार्केट में एंटर करने का इंतजार कर रहा था और यह वक्त भी ज्यादा दूर नहीं था। कपिस ने बहुत पहले ही मार्केट में एंटर करने के बारे में सोच लिया था। इसलिए कुछ वक्त बाद कपिस ने अपने सारे फंड्स इकट्ठे किए और ज्वेलरी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उसने बिल्कुल वही किया जिसका अनिरुद्ध इंतजार कर रहा था। कपिस ने एडवर्टाइजमेंट और प्रोसेसिंग पर बहुत सारे पैसे खर्च किए पर कभी भी कोई क्लियर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। दोनों बस काम कर रहे थे। अनिरुद्ध अपने विला के स्टडी रूम में बैठा था। उसका मूड कैसा था यह कोई नहीं बता सकता था। लड़ाई कपिस से थी इसलिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था और उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो जानता था कि बाहर चित्रेश है। उसने कहा, अंदर आ जाओ। चित्रेश जब अंदर आया तब वो खास खुश नहीं लग रहा था। उसका उदास चेहरा देखकर अनिरुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, क्या सिचुएशन है? चित्रेश ने कहा, सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है। कपिस ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो आ गया है पर बाकी इंडस्ट्री में अभी भी वो वैसा ही है। सबने बहुत पैसा लगा दिया है पर फिर भी वो अभी तक कपिस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यह सुनकर अनिरुद्ध बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा था कि अगर कपिस ज्वेलरी इंडस्ट्री में आ गया तो फिर वो बाकी इंडस्ट्रीज पर ध्यान नहीं दे पाएगा और वो उसे बाकी जगह से निकाल पाएंगे। उसने कहा, उससे कह दो कि अगर वो कपिस को हराना चाहते हैं तो उन्हें 120% देना होगा। चित्रेश ने कहा, मैंने यह सब उन्हें बता दिया है पर उनके पास फंड्स की कमी है। अनिरुद्ध ने कहा, अच्छा तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टर की मदद नहीं की तो फिर हम कपिस से डील नहीं कर पाएंगे। चित्रेश ने कहा, अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है, आहान रायजादा। अगर वो हमारी मदद कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या अनिरुद्ध आहान की मदद लेने के लिए मान जाएगा? क्या आहान उनकी मदद के लिए मान जाएगा? चित्रेश कहता है कि उन्हें फंड्स की जरूरत है और उन्हें आहान से मदद लेनी चाहिए। जब चित्रेश ने आहान से मदद लेने की बात की तब अनिरुद्ध हैरान हो गया था। उसने डाउटफुली पूछा, मैंने सुना है कि कपिस और आहान अच्छे दोस्त हैं। क्या आहान कपिस के अगेंस्ट जाकर हमारी मदद करेगा? चित्रेश ने कहा, भाइयों में भी दुश्मनी हो जाती है तो फिर ये तो दोस्त है। अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर हम आहान का अच्छा फायदा करवाएं तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अनिरुद्ध जानता था कि चित्रेश जो बोल रहा था वो बेबुनियाद नहीं था। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए बाकी सब भूल जाते हैं पर अगर उन्होंने आहान का ज्यादा फायदा करवा दिया तो फिर उनके प्रॉफिट
कम हो जाएंगे और ये उनका प्लान नहीं था। उनका प्लान ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, वैसे भी हमारे पास अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चित्रेश जानता था कि अनिरुद्ध की तरफ से यही जवाब आएगा। वो जानना चाहता था कि उसके पिता कपिस को हराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, पर अब वो समझ गया था कि वो जो कर रहे थे बस अपने फायदे और प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। अनिरुद्ध जो चाहता था अपने फायदे के लिए सोचता था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो ये सब कभी शुरू ही नहीं करता। अनिरुद्ध से बात करने के बाद चित्रेश रूम से ही नहीं बिला से ही बाहर आ गया। घर में इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे, तो उसने कुछ सोचा और फिर अपनी कार में बैठकर एक पार्क में आ गया। वो वहाँ पर किसी से मिलने आया था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जो बारिश की वजह से मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। चित्रेश जिसका इंतजार कर रहा था वो अब तक वहाँ पर नहीं आया था, इसलिए वो एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था, पर उसके पास कोई और नहीं था, इसलिए चित्रेश ने भी ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पर एक लड़का आया और उस बच्चे के साथ खेलने लगा। वो बच्चा खिलखिला कर हंसने लगा। इसके बाद वो लड़का चित्रेश के सामने आकर खड़ा हो गया। ये वही था जिससे मिलने चित्रेश इस पार्क में आया था। चित्रेश ने उस लड़के से कहा, मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं हैं, फिर भले ही वो कपिस जौहर ही क्यों न हो। चित्रेश यहाँ पर कपिस से मिलने आया था, तो उसकी बात सुनकर कपिस मुस्कुराया और उसने कहा, मैं देर से नहीं आया हूँ, बस तुमने ढंग से देखा ही नहीं है और मुझे पहचाना नहीं। चित्रेश ने उसे देखा और कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने सौतेले बाप को धोखा नहीं दूंगा, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है। कपिस मुस्कुराया और उसने कहा, तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक खूबसूरत पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। उसकी फैमिली वो मेरे लिए रोज खाना बनाती है और मैं भी उसका पूरा ख्याल रखता हूँ। अपने मन की बातें मैं उससे शेयर करता हूँ। चित्रेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी बातें उसे क्यों बता रहा था। वो बहुत कंफ्यूज लुक के साथ उसे देख रहा था। उसने कहा, इन सब बातों का मैं क्या करूं? इसकी बात पर कपिस ने एक लड़की की तरफ इशारा किया और कहा, वो लड़की देख रहे हो बहुत खूबसूरत है ना? चित्रेश ने देखा कि वहां पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो शायद बहुत खूबसूरत होगी। उसने कहा, हाँ खूबसूरत तो है, पर यह बात सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? कपिस ने कहा, उसका नाम रिया है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चित्रेश हैरान हो गया था क्योंकि कपिस ने अभी कहा था कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, फिर यह गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? उसने कहा, तो अभी तुम जो अपनी पत्नी के बारे में कहा वो सब झूठ था। कपिस ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा किसने कहा कि अगर मैं किसी एक से प्यार करता हूँ तो किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ? यह समझना इतना मुश्किल नहीं है। मुझे पैसा भी पसंद है और लड़की भी। चित्रेश को यह सब समझने में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। वो भी बहुत अमीर था, पर फिर भी वो ऐसे लड़कियों के बीच नहीं रहता था। वो ऑप्शन के लिए किसी से प्यार नहीं कर सकता था और ना ही किसी से प्यार की वजह से पैसे मांग सकता था। इन सब से उसका ईगो हर्ट हो जाता था। कपिस ने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपना फायदा देखने में कुछ गलत नहीं है। तुम पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात सुनकर चित्रेश सोच में पड़ गया। ये देखकर कपिस ने डेविल स्माइल दी। वो जानता था कि अगर उसने उससे इस तरह से बात की तो बहुत कुछ हो सकता था। कपिस ने फिर से कहा, मैं तुम्हें तुरंत फैसला लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम आराम से अपना फैसला टाइम लो और सोचकर लो कि तुम्हें क्या करना है। मेरा ऑफर हमेशा रहेगा। जब कपिस ने बात बोल रहा था तब रिया उसके पास आकर चलकर आ रही थी। कपिस ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है तो मैं चलता हूँ। इसके बाद कपिस वहाँ से उठा और फिर उसने कुछ नहीं कहा। चित्रेश वहाँ पर बिल्कुल खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर साफ पता लग रहा था कि उसके मन में कितनी उलझनें थीं। इस वक्त तेज धूप हो रही थी, पर फिर भी चित्रेश वहाँ पर नहीं हिला था। वो वहीं बैठा रहा और कुछ सोचता रहा। एक तरफ अनिरुद्ध था जिसका वो बहुत शुक्रगुजार था। चित्रेश पर उसका कर्ज था।
और दूसरी तरफ वो खुद था, उसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था। तुम्हें लगता है वो मान जाएगा? आहान ने कपिस से पूछा, जो उसके पास ही खड़ा था। वो तीनों भी इस वक्त वहीं पर थे और चित्रेश पर नजर रखे हुए थे। कपिस ने आहान की तरफ देखा और कहा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो यह बता सकूं कि कौन क्या सोच रहा है, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बारे में सोचेगा जरूर। अगर मैं आग में थोड़ा और घी डाल दूं तो वो हमारा साथ जरूर देगा और तब मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी और मैं उसे छोड़ दूंगा। आहान ने कहा, तुम उसे धोखा दे दोगे? कपिस ने कहा, जो इंसान खुद के लिए अपने बाप को धोखा दे सकता है वो मुझे धोखा दे ही सकता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो ऐसे लोगों पर यकीन करूंगा। मैं उससे इतनी बार करूंगा जितनी मुझे जरूरत है। ये बातें सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसे एहसास हो गया था कि सच में कपिस अपना मतलब निकालने के लिए बहुत अलग अलग ट्रिक्स यूज करता था। वो लोगों के लिए दिल और फीलिंग्स के साथ खेलता था। जब आहान ये सब सोच रहा था तब रिया ने कहा, आहान आपको उसके लिए बुरा लग रहा है? आहान ने उसे देखा और कहा, क्या मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए? तो वो तो बस अपने आप को बचाना चाहता है ना? रिया ने कहा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब ऐसा फैसला लेना पड़ता है। लास्ट में सरवाइव वही करता है जो अपने बारे में सोचता है। मैं एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि धोखा देने वालों का जीना कितना मुश्किल होता है। मैं कपिस को कभी धोखा नहीं दे सकती। अगर वो मारा जाएगा तो उसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। आहान कपिस को देखने लगा। वो उसका ओपिनियन जानना चाहता था। कपिस ने कहा, वो कपिस के कॉन्फिडेंस को जानता था पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कपिस को कैसे समझाए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जानता था कि कोई कपिस को कुछ समझा भी दे वो किसी की नहीं सुनेगा, बस अपने मन की ही करेगा, भले ही उसके लिए उसे कितना ही बड़ा खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़े। कुछ देर और वहां पर इंतजार करने के बाद कपिस ने कहा, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हम बहुत देर से चित्रेश पर नजर रखे हुए हैं। इसके बाद वो वहां से जाने लगा और रिया भी उसके पीछे चल दी। रात के अंधेरे में पेड़ बहुत डरावने लग रहे थे। वहां पर बहुत डिम लाइट थी और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त तीनों अपनी कार की तरफ जा रहे थे। तभी आहान को नजर आया कि कुछ लोग किसी पर गैंग अप कर रहे थे। उनमें कोई चिल्लाया, अपने आप को समझता क्या है? हमारे अगेंस्ट जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरा बस चले तो मैं यहीं तेरी जान ले लूंगा। उसने जब ध्यान से देखा तब उसने एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। आहान उस लड़के से सिर्फ एक ही बार मिला था पर उसका चेहरा वो अच्छे से पहचान गया था क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत पावरफुल थी और अच्छी थी। वो लड़का विद्युत था और कुछ लोग उसे घेरे कर खड़े हुए थे। तभी उसमें से एक ने कहा, अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो अच्छा नहीं होगा। तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ? विद्युत बहुत घबराया हुआ था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। प्लीज मुझे जाने दो और मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूँ कि 2 या 1 दिन में आपके सारे पैसे चुका दूंगा। प्रॉमिस, मैं आपकी पाई चुका दूंगा, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने विद्युत को थप्पड़ मारा और उसने कहा, तुझे मैं पागल नजर आता हूँ क्या? अब से बस यही सुन रहा हूँ, कब से बस यही सुन रहा हूँ कि मोहलत दे दो, मोहलत दे दो। आज तुझे मेरे सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। आज या तो तू पैसे देगा या फिर तुझे किसी से पैसे लेने लायक नहीं छोड़ूंगा। विद्युत गिड़गिड़ाया, मैं कहीं नहीं भागूंगा और कैसे भी करके 2 दिन में सारे पैसे चुका दूंगा। विद्युत उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था पर वो नहीं सुन रहे थे और उससे लगातार मार रहे थे। विद्युत की हालत बहुत खराब हो गई थी। आहान ये सब देख रहा था। वो जानता था कि ये दिशा का छोटा भाई था। आहान अपने जान पहचान के लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसकी तरफ मदद करने के लिए रुक गया। उसने कहा, रुक जाओ, इसे जाने दो, मैं इसे जानता हूँ और इसका जो भी कर्जा है मैं सेटल कर दूंगा। तुम लोग इसे मारना बंद करो। क्या वो गुंडे आसानी से मान जाएंगे या फिर आहान अपने सिर पर एक नई मुसीबत ले रहा है? सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।